वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। ये सेशन है क्लास 12th ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए एंड आज के क्लास में हम लोग प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इस चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं। मतलब इस एक ही लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो सब लोग जल्दी से अपने एनसीईआरटी को ओपन करो। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो क्या कह रहे हैं आप लोगों से? द वर्ड प्लानिंग इज नॉट न्यू टू यू। कह रहे हैं कि ये जो शब्द है प्लानिंग, ये आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। ये एक ऐसा शब्द है जो कि हम एवरीडे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे एक हफ्ता पहले भी आप प्लानिंग करते हो ना कि आज ये चैप्टर करना है, अगले दिन वो रिवाइज करना है, आज मैप करेंगे। तो वो क्या होता है? वो भी तो प्लानिंग ही होती है। या फिर जब आप किसी ट्रिप पर जाते हो तो ट्रिप पे जाने से पहले भी तो आप प्लानिंग करते हो ना कि यहाँ घूमेंगे, वहां जाएंगे, इन सारे दोस्तों के साथ जाएंगे। तो प्लानिंग कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए, ठीक है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सोचना, अलग अलग प्रोग्राम बनाना, तरीके निकालना कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कैसे हम एक चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब भी हम सोचते हैं किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए तो हम उसे प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। अब प्लानिंग बहुत ब्रॉड शब्द है। प्लानिंग तो किसी भी चीज के बारे में हो सकती है। इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग को समझने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम प्लानिंग कहते हैं ना तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम हिट एंड मिस मेथड। हिट एंड मिस मेथड मतलब तुमने कुछ रैंडम चीज ट्राई करी और वो वर्क नहीं करा, इसे हिट एंड मिस मेथड कहते हैं। प्लानिंग मतलब हिट एंड मिस मेथड नहीं होता। हम लोग जब प्रॉपर तरीके से पूरा प्लान बनाते हैं तो वो हिट एंड मिस मेथड से काफी अलग होता है। तो प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में दो अप्रोच होते हैं। प्लानिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है सेक्टोरल प्लानिंग और एक है रीजनल प्लानिंग, ठीक है। सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग क्या होता है, जल्दी से समझते हैं। सेक्टोरल प्लानिंग का मतलब है formulation and implementation of set of scheme or program aimed at development of various sector of economy। जब हम इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर फोकस करके प्लानिंग करते हैं तो उसे सेक्टोरल प्लानिंग कहा जाता है। जैसे अगर हम सिर्फ खेती के ऊपर ध्यान दें, या अगर हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान दें, या अगर हम ट्रांसपोर्ट के सेक्टर के ऊपर ध्यान दें, अगर हम ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट करने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट करने की कोशिश करें, तो इसे सेक्टोरल प्लानिंग कहा जाता है, ठीक है। हमारे देश में यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। हमारे देश में हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक स्टेट बराबर तरीके से डेवलप हो गए हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जो अच्छे से डेवलप हो गए, कुछ इलाके ऐसे हैं जो अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, जहां पर उतने अच्छे से डेवलपमेंट आया नहीं है। तो डेवलपमेंट के मामले में अनइवन डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें फिलहाल क्या करने की जरूरत है, हमें एक एक रीजन के ऊपर फोकस करके वहां पर डेवलपमेंट लाने की जरूरत है ताकि अलग अलग रीजन्स में डेवलपमेंट थोड़ा इक्वल हो पाए। इस टाइप के डेवलपमेंट को रीजनल प्लानिंग कहा जाता है। जब हम एक रीजन के ऊपर फोकस करके डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं तो इसे रीजनल प्लानिंग कहा जाता है, ठीक है। The planning has to take care of areas which have remained backward। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें पर्टिकुलरली उन रीजन्स का ध्यान रखना चाहिए जो थोड़ा बैकवर्ड चल रहे हैं। The economic development of a region depends upon its resource base। नॉर्मली हम ऐसा मानते हैं कि एक इलाके में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि उस एरिया में रिसोर्सेस कितना होंगे। पर हमने ये भी देखा है कई बार कि ऐसे इलाके जहां पर काफी सारे रिसोर्सेज हैं, कई बार वो इलाके भी बैकवर्ड चल रहे होते हैं, कई बार उन इलाकों में भी डेवलपमेंट कम होता है।
अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है 50% तक का डिस्काउंट। पर ध्यान रखना बच्चों, ये डिस्काउंट बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टाइम है अनअकैडमी के बैचेस को ज्वाइन करने का। पर ध्यान रखना बच्चों, बैच ज्वाइन करते टाइम आपको यूज करना है कोड अनुष्या, ANUSHYA, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो वेट किसका है, चलो जल्दी से हमारे बैचेस को ज्वाइन करो। बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। ठीक है। तो अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आना है तो सिर्फ रिसोर्सेज का होना काफी नहीं है, रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी का होना भी, इन्वेस्टमेंट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। It was realized that regional imbalance in economic development were getting accentuated. In order to arrest the accentuation of a regional and social disparity, the Planning Commission introduced target area and target group approach to planning. हमें धीरे धीरे एहसास हुआ कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ कुछ इलाकों में हो रहा है और वो सारे जगह पर नहीं हो रहा। तो ताकि हम डेवलपमेंट को हर रीजन तक पहुंचा पाए, हमारी प्लानिंग कमीशन टारगेट एरिया या टारगेट ग्रुप अप्रोच स्टार्ट करती है प्लानिंग में। ठीक है। तो टारगेट एरिया डेवलपमेंटल प्लान्स का एग्जांपल क्या है? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सब क्या है? ये टारगेट एरिया प्लान्स का एग्जांपल है। टारगेट एरिया प्लान भी वही होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हुए डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे इलाके जहां पर ड्रॉट ज्यादा आता है, जहां पर पानी की कमी ज्यादा है, हम उन एरिया को टारगेट करके वहां पर डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी टारगेट ग्रुप प्रोग्राम के एग्जाम्पल है। जब हमारा 8 5 ईयर प्लान आया तो हमने स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए जिसके थ्रू हमने ये सोचा कि हम हिली एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ट्राइबल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज, इन सब के ऊपर हमने ज्यादा फोकस करना स्टार्ट करा अपने 8 5 ईयर प्लान में। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो वैसे तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को 5th 5 ईयर प्लान में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। एंड 5th 5 ईयर प्लान में हम 15 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे थे, जहां पर थोड़ा हिली सा रीजन था। ठीक है। तो इसमें यूपी के काफी सारे एरिया कवर हो रहे थे, मिकिर हिल्स, नॉर्थ कच्चर हिल्स, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, ये सब कवर हो रहा था। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया आती है 1981 में, और ये कमेटी रेकमेंड करती है that all the hill areas in the country having height above 600 meter and not covered under tribal sub plan be treated as backward hill area. National Committee on Development of Backward Area, ये कमेटी 1981 में रेकमेंड करती है कि ऐसे जो भी इलाके हैं जहां पर हिल्स हैं एंड जिन हिल्स का हाइट 600 मीटर से ज्यादा है, और साथ ही साथ वो इलाका ऐसा भी होना चाहिए जो किसी ट्राइबल सब प्लान में कवर नहीं हो रहा, ऐसे इलाके को अब से हम बैकवर्ड हिल एरिया मानकर चलेंगे, ऐसा ये कमेटी कह देती है। ठीक है। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन उस रीजन का ज्योग्राफी कैसा है, वहां का इकोलॉजी, सोसाइटी और इकोनॉमी कैसा है, हमने डिटेल्ड प्लान बनाना चालू करा हिली एरियाज के डेवलपमेंट के लिए। तो इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या था? हिली एरियाज के रिसोर्सेस को यूज करके डेवलपमेंट करना, यहाँ पर एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, एनिमल हस्बेंड्री लेकर आना, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, ठीक है, और स्मॉल स्केल या विलेज इंडस्ट्रीज को इन इलाकों में लेकर आना, ये हमारा मकसद था। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम क्या है ये समझते हैं। 4th 5 ईयर प्लान में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी
और इस प्रोग्राम का मकसद क्या था कि ऐसे लोग जो ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पानी की कमी है, वहां पर हमें एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है और वहां पर हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में इस प्रोग्राम में हमने सिविल वर्क के ऊपर, लेबर इंटेंसिव वर्क के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा, पर बाद में इसी प्रोग्राम के अंडर हमने इरिगेशन के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, लैंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट, पेड़ पौधे लगाना, ग्रासलैंड को डेवलप करना, विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, विलेज में इलेक्ट्रिसिटी, सड़कें, मार्केट, क्रेडिट एंड सर्विसेज लेकर आना। धीरे धीरे हम इन सारी चीजों के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इस प्रोग्राम के ऊपर नजर रखती है एंड इन लोगों ने ये ऑब्जर्व करा है कि ये जो प्रोग्राम है इट इज लार्जली कन्फाइंड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विथ मेजर फोकस ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इस कमिटी ने ये ऑब्जर्व करा कि इस प्रोग्राम में खेती के ऊपर ज्यादा जोर डाला जा रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि आजकल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, एनवायरमेंट बिगड़ता जा रहा है। तो ड्रॉट प्रोन एरिया, ऐसे इलाके जहां पानी की कमी है, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि खेती के अलावा और भी कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को हम प्रमोट करें। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ वाटरशेड डेवलपमेंट को लाने की जरूरत है। यहाँ पर हमें अलग अलग तरीकों से वाटर मैनेज करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर पानी, सॉइल, प्लांट्स, इन सबको रिस्टोर करने की जरूरत है। ठीक है, तो ड्रॉट प्रोन एरियाज में हमें एनिमल पॉपुलेशंस को भी प्रोटेक्ट करना है। तो एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट करना है ड्रॉट प्रोन एरिया में। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पहचाना कि 67 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर ड्रॉट बहुत ज्यादा आता है, पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है। फिर इरिगेशन कमीशन ने इंट्रोड्यूस करा द क्राइटेरिया ऑफ 30% इरिगेटेड एरिया एंड डीमार्केटेड ड्रॉट प्रोन एरियाज। तो जो इरिगेशन कमीशन है, इन लोगों ने इंडिया में मार्क करा कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो कि ड्रॉट प्रोन है, जहां पर ड्रॉट आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो जब ओवरऑल हमने देखा तो हमें पता चला कि राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र का कुछ इलाका, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन रीजन्स के कुछ कुछ इलाकों में ड्रॉट ज्यादा आता है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान में भी ड्रॉट आता है, पर यहाँ पर क्या है, आज के टाइम पर इरिगेशन बहुत अच्छे से होने लगा है, तो अब यहाँ पे जो ड्रॉट की दिक्कत है उसे धीरे धीरे मैनेज किया जा रहा है। नेक्स्ट, अब आपको एक केस स्टडी बता रहे हैं जहां पे आपको भरमौर रीजन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, यहाँ पे भरमौर ट्राइबल एरिया है, वहां की बात हो रही है। ठीक है, तो भरमौर इज इनहैबिटेड बाय, यहाँ पर कौन रहते हैं, यहाँ पर एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जिनको हम गड्डी कहते हैं। ठीक है, और ये हिमालयन रीजन में रहते हैं और ये ट्रांस ह्यूमंस फॉलो करते हैं। ट्रांस ह्यूमंस मतलब जब गर्मी होती है तो ये लोग अपने सारे एनिमल्स को लेकर हिल के ऊपर चले जाते हैं, जब ठंड का टाइम होता है तो ये अपने सारे एनिमल्स को लेकर हिल से नीचे आ जाते हैं प्लेन इलाकों में। तो सीजन के अकॉर्डिंग माइग्रेट करना, इसे ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं। तो ये गड्डी कम्युनिटी के लोग ये करते हैं और ये गड़ियाली डायलेक्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये जो इलाका है यहाँ पर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ की एनवायरमेंट काफी सेंसिटिव है, यहाँ पर रिसोर्सेस काफी कम है। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स से इस इलाके के इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ता है। 2011 के सेंसस के हिसाब से इस इलाके में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 39113, जिसका मतलब है 21% पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर थे।
ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज में से एक था। गड्डीज की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली इन्हें हमेशा सोसाइटी में थोड़ा नीचा दिखाया गया है और इनकी जो इकोनॉमी है वो खेती के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसके अलावा ये लोग शीप और गोट जैसे एनिमल्स का भी ध्यान रखते हैं। तो 1970s में गवर्नमेंट ने इस एरिया को डेवलप करने की कोशिश करी। इसी दौरान जो गड्डीज हैं इनको शेड्यूल्ड ट्राइब के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 5th 5 ईयर प्लान जो था हमारा, इसी 5 ईयर प्लान में ट्राइबल सब प्लान बनाया जाता है 1974 में। तो बेसिकली इस दौरान हम कुछ कुछ प्रोग्राम्स लेकर आते हैं ट्राइबल्स को एनकरेज करने के लिए और ट्राइबल रीजन का डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो भरमौर रीजन को भी सेलेक्ट करा जाता है कि यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। तो ये हमारे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट था ये इलाका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो क्या एम था इस प्रोजेक्ट का कि गड्डीज के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है और ये जो रीजन है इसे डेवलप करना है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट लाना है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज में भी हमें डेवलपमेंट लेकर आना है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, स्कूल और हेल्थ केयर के ऊपर फोकस किया गया, पानी सबको अवेलेबल कर दिया गया, रोड, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड किया गया। ठीक है, पर हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि पूरे रीजन में बराबर तरीके से डेवलपमेंट हुआ। हमने देखा विलेजेस लोकेटेड अलोंग द रिवर रावी इन होली एंड खानी एरियाज आर द मेन बेनिफिशरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, होली और खानी एरिया जो है यहां पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तुंदा और कुंगती नाम के जो एरिया है यहां तक तो डेवलपमेंट पहुंचा ही नहीं। अभी हम लोग इसे मैप में भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये होली एरिया के बारे में अभी हमने बात करी ना, ये रहा होली और खानी, यहां पर भी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ये रहा। इसके अलावा कुंगती और तुंदा रीजन में हमने खास डेवलपमेंट को पहुंचते हुए नहीं देखा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बट ओवरऑल इस प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। लिटरेसी रेट में, सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट आया और चाइल्ड मैरिज का डेटा कम होता हुआ हमें नजर आया। ठीक है, तो फीमेल लिटरेसी रेट 1.88% था यहाँ पर 1971 में। 2011 तक आते आते यहाँ का फीमेल लिटरेसी रेट 65% हो जाता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल के मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में जो फर्क था वो फर्क भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, जेंडर के आधार पर भेदभाव करना वो भी यहाँ पर काफी कम हो गया है। तो ट्रेडिशनली गड्डीज जो हैं वो खेती के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, पर पिछले कुछ 30 साल में हमने देखा है कि यहाँ पर हमने और भी नए नए चीजों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर अब लोग कैश क्रॉप्स की खेती ज्यादा करने लगे हैं। ठीक है, पहले सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता था। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब बस इतनी खेती होती थी कि लोग अपना घर संभाल पाते थे। आज के टाइम पर यहाँ पे लोग कैश क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। ठीक है, पर ज्यादातर खेती आज के टाइम पर भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को यूज करके ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आज के टाइम पर यहाँ पर कुछ 1/10 ही लोग होंगे जो ट्रांस ह्यूमंस को प्रैक्टिस करते होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये लोग एनिमल्स के ऊपर, पैस्टोरलिज्म के ऊपर कम निर्भर होते जा रहे हैं। पैस्टोरलिज्म मतलब अपने साथ एनिमल्स को रखना, शीप, गोट, इन सब का ध्यान रखना। ठीक है, अब ये धीरे धीरे पैस्टोरलिज्म के ऊपर कम निर्भर हो रहे हैं। ठीक है, पर फिर भी गड्डीज आज के टाइम पर भी एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत मोबाइल है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये लोग बहुत मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जाते रहते हैं। ठीक है, ये लोग माइग्रेट करते रहते हैं विंटर्स में एंड इधर उधर माइग्रेट होते रहते हैं अलग अलग सीजन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू सोसाइटी में बदलाव आए, है ना? During a fairly large period of human history, the state of society has largely been determined by interaction process between human and their biophysical environment. कह रहे हैं कि ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आजकल के टाइम पर ह्यूमंस कैसे इंटरैक्ट करते हैं एनवायरमेंट के साथ? टेक्नोलॉजी को यूज करके। ठीक है, तो आजकल के टाइम पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमारा एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम एनवायरमेंट को बहुत तेजी से हार्म करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं कि डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट को आप सिर्फ एक नजरिए से नहीं समझ सकते। डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। डेवलपमेंट पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है डेवलपमेंट में। ठीक है, सोसाइटी और एनवायरमेंट में भी बदलाव आते हैं जब हम डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये डायनामिक है। मतलब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसका मतलब टाइम के साथ साथ चेंज हो सकता है। ओके, जैसे आपको बता रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, तब लोगों को अक्सर ऐसा लगता था कि डेवलपमेंट का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना ज्यादा तुम्हारा जीडीपी, जितना ज्यादा तुम्हारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, उतना ज्यादा तुम्हारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। लोग ऐसा माना करते थे। ठीक है, पर फिर टाइम के साथ साथ हमें एहसास हुआ कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत तेजी से हो रही है, पर वहां पर गरीबी भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो हम इसे डेवलपमेंट तो कह नहीं सकते एग्जैक्टली। हमें एहसास हुआ कि काफी सारी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, पर यहाँ पर तो इक्वालिटी है ही नहीं। तो 1970s के बाद से जब हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे तो हमें एहसास होने लगा कि डेवलपमेंट में इक्विटी, ग्रोथ, ये सब देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इट वॉज रियलाइज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू इकोनॉमिक स्फीयर। धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। हमें डेवलपमेंट में ये भी देखना चाहिए कि लोगों के वेलबीइंग के ऊपर गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रही है। क्या लोगों को हेल्थ मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, क्या उन्हें बराबर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, क्या उन्हें पॉलिटिकल हक मिल रहे हैं, ये सब भी देखना जरूरी होता है डेवलपमेंट में। ठीक है, तो बाय 1980s हमने देखा कि डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज्यादा बात होने लगती है। ठीक है, सोसाइटी में डेवलपमेंट के बारे में बहुत बात होने लग जाती है। इसी दौरान सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इमर्ज होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज बढ़ते जाते हैं 1960s के बाद धीरे धीरे लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करने लगते हैं। जब लोगों को समझ आने लग जाता है कि डेवलपमेंट से एनवायरमेंट के ऊपर बहुत नुकसान बढ़ रहा है, तब लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करने लगते हैं। बाकी आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा है। इस दौरान अर्लिक जो है वो पब्लिश करते हैं द पॉपुलेशन बॉम्ब 1968 में, और मिडोज पब्लिश करते हैं द लिमिट्स टू ग्रोथ। एंड इन सारे पब्लिकेशन में ये डिस्कस किया जा रहा था कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कितने ज्यादा सीरियस हैं। तो इसी के चलते धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पॉपुलर होने लग जाता है। ठीक है, तो इसी के चलते यूनाइटेड नेशन इस दौरान वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट बनाती है, जिसके हेड थे नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। आपने सुना भी है ना ब्रंटलैंड रिपोर्ट, तो ये वही है। ठीक है, तो ये कमीशन एक रिपोर्ट लेकर आती है जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो मेन लीडर थे उनका नाम ब्रंटलैंड था। पर वैसे इस रिपोर्ट का नाम क्या था? आर कॉमन फ्यूचर। 1987 में इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? आर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया जाता है, और ये लोग कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है एक ऐसा डेवलपमेंट जहां पर हम एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे,
एक ऐसा डेवलपमेंट जहां एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा और साथ ही साथ फ्यूचर जेनरेशन का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम ध्यान रखते हैं कि सोसाइटी और इकोनॉमी तो डेवलप हो ही, पर साथ ही साथ फ्यूचर जेनरेशन को भी इस डेवलपमेंट का फायदा मिले। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम सोचते हैं कि हर इंसान को एक बढ़िया फ्यूचर मिले। ऐसा नहीं सोचना कि यार जल्दी जल्दी फॉसिल फ्यूल्स खत्म कर देते हैं, हमें क्या। ठीक है, ऐसा सोचो कि डेवलपमेंट इस तरीके से करो कि फ्यूचर जेनरेशन को भी फायदा हो। फ्यूचर जेनरेशन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये कैसा डेवलपमेंट करके चले गए हमारे एंसेस्टर्स, हमारे लिए तो कुछ नहीं बचा, हमारे लिए तो कोई रिसोर्स ही नहीं बचा। ऐसा नहीं लगना चाहिए फ्यूचर जनरेशन को। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, ये केस स्टडी है। इंदिरा गांधी कैनाल, जिसे पहले राजस्थान कैनाल कहा जाता है, ये इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है। कैनाल मतलब नहर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का बेस किसने बनाया था? कन्वर सेन ने 1948 में। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब किया गया था? 31 मार्च 1958 को। ये जो कैनाल है ये स्टार्ट कहां से होता है? हरी के बैरेज से ये स्टार्ट होता है पंजाब में। और ये जो कैनाल है ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से कुछ अराउंड 40 किलोमीटर दूरी में है और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ऐसे पैरेलली चलता है। बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है पर ऐसे पैरेलली चल रहा है बॉर्डर के। ठीक है, कहां पर? थार डेजर्ट, राजस्थान में। ठीक है, तो टोटल प्लान्ड एरिया इस पूरे सिस्टम में कितना है? 9060 किलोमीटर, catering to the irrigation needs of total cultivable command area of 19.63 lakh hectares। इस प्रोजेक्ट का कमांड एरिया कितना है? 19.63 लाख हेक्टेयर्स। कमांड एरिया मतलब इस कैनाल के आने के वजह से कितने एरिया को फायदा मिलेगा, कितने एरिया तक पानी पहुंचेगा, उस एरिया को कमांड एरिया कहा जाता है। तो देख लो, अब तुम्हें इससे थोड़ा और क्लियरली समझ आएगा इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम। ठीक है, हरी के बैरेज से स्टार्ट हो रहा है ये और ये ऐसे 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 बहता हुआ जा रहा है। बहता हुआ मतलब ऐसे पूरा ये कैनाल हमारा चल रहा है। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर से कुछ अराउंड 40 किलोमीटर दूर है पर इसी बॉर्डर के साथ साथ चलता हुआ आ रहा है ये। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि इस कमांड एरिया के दो स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। जो स्टेज 2 है ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, इस टाइप के डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा है। कुछ अराउंड 14 लाख हेक्टेयर्स एरिया को ये कवर कर रहा है। ठीक है, इट कंप्राइजेस डेजर्ट लैंड विथ शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। इसी एरिया में डेजर्ट का काफी एरिया आ जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर हमने 50 डिग्री सेल्सियस तक जाते हुए देखा है समर्स में। एंड यहाँ पर ना हमने लिफ्ट कैनाल लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ की जो जमीन है ना वो ऐसी है। ठीक है, तो हमें पानी को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना पड़ रहा है। तो जब हम ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो उस टाइप के सिस्टम को लिफ्ट कैनाल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिफ्ट कैनाल लगा रखा है क्योंकि हमें स्लोप, ढलान है, हमें ढलान से ऊपर लेकर जाना है पानी को, तो यहाँ पर लिफ्ट कैनाल सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? तो जो लेफ्ट बैंक की तरफ जो भी कैनाल सिस्टम है वहां पर लिफ्ट कैनाल लगा हुआ है और राइट बैंक की तरफ क्या है? फ्लो है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझो, मान लो ये कोई एक हिली सा रीजन है। ठीक है, तो अगर आपको पानी यहां तक पहुंचाना है तो लिफ्ट करना होगा पानी को, तो लिफ्ट कैनाल लगेगा। पर अगर आपको पानी यहां पर पहुंचाना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पानी खुद ऐसा फ्लो करते करते आ जाएगा यहां तक, तो इसे हम फ्लो चैनल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहे हैं कि स्टेज 1 जो था इस प्रोजेक्ट का वो अर्ली 1960s में स्टार्ट कर दिया गया था और स्टेज 2 मिड 1980s में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जब से यहाँ पर ये कैनाल सिस्टम आया है यहाँ की इकोलॉजी, इकोनॉमी और सोसाइटी काफी ज्यादा बदल गई है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इस सिस्टम का।
ठीक है, अब इस सिस्टम के वजह से सॉइल में मॉइस्चर, पानी ज्यादा लंबे टाइम तक बना रहता है। यहाँ पर अब हम प्लांट्स को और अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, एफॉरेस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, यहाँ पर जमीन और ग्रीन हो रही है इस प्रोजेक्ट के वजह से। विंड इरोजन कम हो गया है। विंड इरोजन मतलब जब तेज हवा के वजह से सॉइल का इरोजन हो जाए, टॉप लेयर उड़कर कहीं और चली जाए। अब मिट्टी में मॉइस्चर रहता है तो मिट्टी कम उड़ती है, तो विंड इरोजन कम हो गया है। कैनाल सिस्टम में सिल्टेशन की दिक्कत को भी कम किया जा रहा है। पर जब ज्यादा पानी आ जाता है ना कहीं पे, तो थोड़ी दिक्कतें भी स्टार्ट होती हैं। वाटर लॉगिंग, पानी का कहीं पर इकट्ठा हो जाना। सॉइल सैलिनिटी, जब सॉइल में पानी ज्यादा डाल देते हैं तो कई बार सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बढ़ने लग जाता है, जिसे हम सैलिनिटी कहते हैं, सॉइल सैलिनिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पर ये तो हमें मानना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा बदलाव आया है जब से यहाँ पर हमने कैनाल इरिगेशन स्टार्ट करा है। ठीक है, क्योंकि अब मिट्टी में ज्यादा पानी होता है तो हम क्रॉप्स को और अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पानी अच्छे से आता है तो यहाँ के लोग कई बार ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जैसे नॉर्मली जब यहाँ कम पानी होता था तो लोग यहाँ पे बाजरा, ज्वार जैसे क्रॉप्स को ग्रो करते थे। आज के टाइम पे यहाँ पे वीट, कॉटन, ग्राउंडनट और राइस जैसे प्लांट्स जिन्हें कंपैरेटिवली ज्यादा पानी चाहिए होता है, आज के टाइम पे लोग इस टाइप के क्रॉप को भी यहाँ पे ग्रो कर देते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है इसमें। जब हम इस टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करने लगे तो इस एरिया का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, पर ज्यादा इरिगेशन के वजह से यहाँ पे दिक्कतें भी आने लग गई, जो कि हमने डिस्कस करा। वाटर लॉगिंग होने लगा, सॉइल सैलिनिटी बढ़ने लगा। नेक्स्ट, मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के फायदे तो बहुत ज्यादा हैं, पर इस प्रोजेक्ट को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, बहुत कमियां भी हैं जिसे ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, इट इज अ हार्ड फैक्ट दैट अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स मेजर थ्रस्ट। 5 of 7 measures proposed to promote sustainable development are meant to restore ecological balance. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी आगे जाकर आपको अलग अलग तरीके बता रखे हैं जिससे हम इस एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी लेकर आओ। ठीक है, मतलब प्रॉपर प्लान बनाओ कि कहां पर कितना पानी जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न को बदलो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पानी आ रहा है तो जबरदस्ती ऐसे क्रॉप्स को ग्रो मत करो जो बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। इंस्टेड यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स के खेती को करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, हमें अलग अलग प्रोग्राम्स को यूज करना चाहिए पानी बचाने के लिए। ठीक है, लैंड डेवलपमेंट करने के लिए, और कैनाल वाटर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना चाहिए। हमें अलग अलग तरीके ढूंढने चाहिए ताकि पानी का लॉस कम हो। ठीक है, ऐसे इलाके जहां पर वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी के वजह से मिट्टी खराब हो गई है, उस एरिया को रिक्लेम करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एफॉरेस्ट्रेशन करो। ठीक है, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन करो, पास्चर डेवलपमेंट करो, जिससे हम अपने एनवायरमेंट को बचा पाए। ठीक है, तो पास्चर डेवलपमेंट, शेल्टर बेल्ट्स, ये सब हमें करने की जरूरत है। ये सब अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, soil sustainability in the region can be achieved only if land allottees having poor economic background are provided adequate financial and institutional support. कह रहे हैं इस रीजन में डेवलपमेंट तो तभी आ पाएगा अगर इस रीजन के जो गरीब लोग हैं उनको हम प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। तो यहाँ पर जो भी गरीब लोग हैं, जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। Next, the economic sustainability in the region cannot be attained only through agriculture. कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हो
तो सिर्फ खेती या सिर्फ एनिमल्स का ध्यान रखने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। हमें यहाँ पर और भी अलग अलग एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में और डाइवर्सिटी आएगी, ठीक है, और यहाँ पर फिर डेवलपमेंट और अच्छे से हो पाएगा। इसी के साथ बच्चों हमारा ये वन शॉट खत्म होता है। हमने आज एक और चैप्टर को खत्म कर लिया है। ये तो वन शॉट था। अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मैंने इसी चैनल पर डाल रखा है। डन। चलो बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। डन। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.